Welcome back to Sociology at Wings Sikudan, your one-stop destination for all sociology-related concerns. So dear students, अभी तक हमने डिस्कस किया आपके पहले यूनिट के पहले चैप्टर के पहले टॉपिक को, दैट इज डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, रोल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड एनलाइटनमेंट मूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन. ठीक है. सो जो सोशियोलॉजी है ये टर्म जो है कॉइन की है ऑगस्ट कॉम्ट ने इन 1838. ओके. दो वर्ड से बनी है, सोशियस एंड लॉजी. एक लेटिन है, सोशियस इज लेटिन वर्ड एंड लॉजी इज ग्रीक वर्ड. ये हमने डिस्कस किया. उसके बाद हमने डिस्कस किया आपकी सोशियोलॉजी की डेफिनेशंस, डिफरेंट डेफिनेशंस, इसका नेचर, इसका स्कोप एंड इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी. दैट इज डन. आज हम मूव करते हैं टुवर्ड्स योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स. अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स. पर्सपेक्टिव, व्हाट इज पर्सपेक्टिव? पर्सपेक्टिव मीन्स पॉइंट ऑफ डिपार्चर. जहां से आप स्टार्ट करते हैं किसी चीज के बारे में, जब आप जानना चाहते हो तो आप स्टार्ट कहां से करते हो, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिपार्चर. इसको हम उर्दू में नजरिया भी बोलते हैं. बस देखने की बात है. तो कैसे आप चीज़ों को देखते हो उसको बोलते हैं नज़रिया. उसी को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सपेक्टिव. तो सोशल रियलिटी जो है ये इनफाइनाइट है और ह्यूमन माइंड जो है ये फाइनाइट है. देयरफॉर हम अपने इस फाइनाइट माइंड को यूज़ करके इनफाइनाइट सोशल रियलिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. सो कुछ लोग बोलते हैं कि जो सोशल रिलेशंस हैं या सोसाइटी इन जनरल है, इसमें जो पार्ट्स हैं सोसाइटी के, लाइक इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन जिसको बोलते हैं, फैमिली, मैरिज, किनशिप, स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये फंक्शनल है. मतलब जो भी चीज़ हमारी सोसाइटी में है वो सोसाइटी की भलाई के लिए है. लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सोसाइटी में जो चीज़ें हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट भी है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम फैमिली की बात करें तो क्या फैमिली फंक्शनल है या फैमिली जो है वो डिसफंक्शनल है. तो कुछ लोग बोलते हैं कि फैमिली हमें मदद करती है सोशलाइजेशन में, फैमिली हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट करती है. लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि फैमिली में क्या होता है, फैमिली में जो डिवीजन ऑफ लेबर है दैट इज़ डेट्रीमेंटल फॉर विमेन एट द कॉस्ट ऑफ मैन. ठीक है. यानी विमेन के लिए जो सोशल रिलेशंस है विद इन द हाउस होल्ड वो डिसफंक्शनल है. तो बस देखने की बात है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो. कुछ लोगों को भगवान में पत्थर दिखता है तो किसी को पत्थर में भगवान. ठीक है. तो यही बात है पर्सपेक्टिव, नज़रिया, यानी चीज़ों को देखने का तरीका. इट इज़ नॉट पॉइंट ऑफ डेफिनेशन, इट इज़ पॉइंट ऑफ डिपार्चर. यानी इन ऑर्डर टू नो समथिंग यू शुड हैव नॉलेज ऑफ समथिंग. किसी चीज़ को जानने के लिए आपने कहीं से स्टार्ट करना है. वो जो पॉइंट ऑफ डिपार्चर है जहाँ से आप रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव. ओके. तो आज हम पढ़ते हैं आपके सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स. कितने पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजी में हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें जो इसमें पढ़ना है उस चीज़ को बोलते हैं हम ट्री ऑफ सोशियोलॉजी. ट्री ऑफ सोशियोलॉजी. ट्री ऑफ सोशियोलॉजी मतलब सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुई, इसके डिफरेंट ब्रांचेस क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज द सॉइल इन विच ग्रू द ट्री ऑफ सोशियोलॉजी. ये बात तो आपको समझ आनी चाहिए. इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज द सॉइल इन विच ग्रू द ट्री ऑफ सोशियोलॉजी. ये रूट्स हैं इस ट्री के, ये ट्री ग्रो हो गया. ये ट्री की जो पहली ब्रांच है, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिविज्म. साइंटिफिक रेवोल्यूशन, रेनेसेंस. रेनेसेंस गेव राइज टू साइंटिफिक रेवोल्यूशन. मॉडर्निज्म, एम्पेरिसिज्म. रेनेसांस से क्या चीज़ें आई, रेनेसांस से आया आइडियाज ऑफ मॉडर्निज्म, आइडिया ऑफ एम्पेरिसिज्म, आइडिया ऑफ रीजन. उसके बाद जो चीज़ आई वो आई फोकस ऑन साइंटिफिक मेथड. यही साइंटिफिक मेथड कुछ स्कॉलर्स ने अडॉप्ट किया इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सोसाइटी. और इस ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी को जो फोकस करती है यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, जो बोलते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ लाइक अदर साइंसेज. जैसे नेचुरल साइंसेज में हम ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं और जनरलाइजेशन तक पहुंचते हैं, इसी तरह सोशियोलॉजी में भी लॉज बनाना पॉसिबल है, यानी प्रेडिक्टेबिलिटी. ठीक है. वो हम फिनोमेना को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम सोशल लॉज बना सकते हैं. उस ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी को बोलते हैं पॉजिटिविज्म. एक एक करके अभी पढ़ेंगे. सेकंड ब्रांच जो उभर के आ गई उसको बोलते हैं फंक्शनलिज्म. फंक्शनलिज्म यानी कुछ स्कॉलर्स ने सोशल इंस्टीट्यूशंस को देखा इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, उसको बोलते हैं फंक्शनलिज्म.
कुछ लोगों ने स्ट्रक्चर पे फोकस किया, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। उसके बाद कुछ स्कॉलर्स ने, जैसे मार्क्स है, कार्ल मार्क्स, उन्होंने बोला कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट भी है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। कुछ लोगों ने बोला कि सोसाइटी जो है वो इवॉल्व हुई है, यानी सोसाइटी हैज़ पास्ड थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, उस अप्रोच को बोलते हैं, वो यहीं पे आएगा पॉजिटिविज्म के बाद ही, उसको बोलते हैं एवोल्यूशनरी अप्रोच। या ब्रांचेस याद रखिए सोशियोलॉजी की, एवोल्यूशनरी अप्रोच, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट के बाद कुछ लोगों ने बोला कि सोशियोलॉजी कांट बी अ साइंस लाइक नेचुरल साइंसेस, इट कैन बी अ सोशल साइंस, और हमें सोशल एक्शन पे फोकस रखना चाहिए। उस अप्रोच को बोलते हैं इंटरएक्शनिस्ट अप्रोच, या बोलते हैं इसको इंटरएक्शनिस्ट अप्रोच, या बोलते हैं इसको इंटरप्रेटेटिव अप्रोच, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ स्कॉलर्स आए, उन्होंने बोला कि सोशल रियलिटी को समझने के लिए ये जो एवोल्यूशनरी थिंकर्स हैं या ये जो फंक्शनल अप्रोच है, ये हो गया क्लासिकल फंक्शनलिज्म, पुराना फंक्शनलिज्म, यानी इन्होंने पुराने फंक्शनलिज्म को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, क्लासिकल एवोल्यूशनरी अप्रोच को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और बना लिया नियो एवोल्यूशनिज्म एंड नियो फंक्शनलिज्म। नियो एवोल्यूशनिज्म एंड नियो फंक्शनलिज्म, ये भी हमें डिटेल में पढ़ना है जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह कुछ स्कॉलर्स ने मार्क्सिस्ट अप्रोच को चेंज करने की कोशिश की, उसको बोलते हैं नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच। फिर कुछ स्कॉलर्स ने मार्क्सिस्ट अप्रोच को मॉडिफाई करके उसमें कल्चरल पर्सपेक्टिव डालने की कोशिश की, उसको बोलते हैं क्रिटिकल अप्रोच। फिर उसके बाद कुछ स्कॉलर्स ने बोला कि जिस एरा में या जिस पीरियड में मॉडर्निटी, यानी आपकी 18th 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, वो मॉडर्न सोसाइटी थी, लेकिन आज जो हमारी सोसाइटी है उसको बोलते हैं ये पोस्ट मॉडर्न, या जिस टाइम पे स्ट्रक्चरल अप्रोच कॉमन था वो पुराना टाइम था, आज का जो टाइम है वी आर इन पोस्ट स्ट्रक्चरल अप्रोच। सो न्यू अप्रोचेस आर इमर्जिंग इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरलिज्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कुछ पर्सपेक्टिव्स है जिसके थ्रू हमने सोशल रियलिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है इन सोशियोलॉजी। तो वन बाय वन हम इन सब ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी को या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी विल स्टार्ट विद द पॉजिटिविज्म बिल्कुल बिलीव करता है इन साइंटिफिक मेथड, और ये बोलता है कि जिस तरह से बाकी साइंसेस बने हैं, नेचुरल साइंसेस बने हैं, वही मेथोडोलॉजी हम सोशियोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं, और सोशियोलॉजी इज अ साइंस लाइक अदर नेचुरल साइंसेस। और इसके जो 4 फादर्स थे वो थे, याद रखना नाम, सेंट साइमन, ऑगस्ट कॉम्ट, उसके बाद ऑगस्ट कॉम्ट, एमील डर्कहाइम, ठीक है। तो इनको बोला जाता है दीज आर द पॉजिटिविस्ट्स जिन्होंने साइंटिफिक मेथड पे बिलीफ रखा है। सेंट साइमन ने किताब लिखी है पॉजिटिव फिलॉसफी, ठीक है। डर्कहाइम ने किताब लिखी है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जिसमें इसने प्रॉपर साइंटिफिक मेथड का रेप्लिका क्रिएट किया है इन सोशियोलॉजी। इन्होंने किताबें लिखी है कोलैबोरेट करके, पॉजिटिव फिलॉसफीज, कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ब्रांच था इसको हम बोलते हैं पॉजिटिविज्म, और इन्होंने लॉज डिस्कवर करने की कोशिश की, लाइक ऑगस्ट कॉम्ट का लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, वो अभी डिस्कस में करूंगा जब मैं एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव आपको समझाऊंगा, फ्रॉम थियोलॉजिकल टू मेटाफिजिकल टू पॉजिटिविस्टिक। इसी तरह एमील डर्कहाइम ने लॉ बनाया है, लॉ ऑफ सुसाइड। ये ऐसे लॉज नहीं जैसे फिजिक्स में लॉज हैं, लाइक वी हैव लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसे लॉज नहीं है ये लॉज जनरलाइजेशंस हैं, लेकिन ये लॉज नहीं बोलते, इनको हम थीसिस या थियरीज बोल सकते हैं, लेकिन उनकी जो ऑब्सेशन थी विद नेचुरल साइंसेज, इसलिए इन्होंने इनको नाम रखा है लॉ।
लॉ वो चीज़ होती है जो जिसकी एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल होती है, लेकिन एट द मोस्ट आप इनको थीसिस या थ्योरी बोल सकते हैं। ये लॉ नहीं है उस तरह के लॉ जिस तरह के लॉज नेचुरल साइंसेज में पाए जाते हैं, ठीक है। सो दिस द फर्स्ट ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी, फर्स्ट पर्सपेक्टिव इज कॉल्ड पॉजिटिविज्म। सेकंड इंपॉर्टेंट कम्स एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। एवोल्यूशनरी का मतलब है कि सोसाइटी जो है वो इवॉल्व होती है बाय पासिंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, और ये जो स्टेजेस है इन्होंने बोला दीज आर लीनियर स्टेजेस, यानी ईच एंड एवरी सोसाइटी हैज़ टू पास थ्रू दीज स्टेजेस, ये लीनियर है। फॉर एग्जांपल ऑगस्ट कॉम्टे ने बोला है कि सोसाइटी पासेस थ्रू ऑन द बेस ऑफ नॉलेज, सोशल नॉलेज, सोसाइटी पासेस थ्रू 3 स्टेजेस। वन इज थियोलॉजिकल, जिसमें रिलीजियस नॉलेज की डोमिनेंस होती है, देन इट पासेस टू मेटाफिजिकल स्टेज जिसमें रीजन और लॉजिक की डोमिनेंस होती है, और जो आजकल हमारी सोसाइटी है वो पॉजिटिविस्टिक है जिसमें साइंस की डोमिनेंस है, पॉजिटिविस्टिक। सो ये बोलता है कि हर कोई सोसाइटी इन 3 स्टेजेस के थ्रू पास होता है, इसलिए मैंने बोला कि दीज आर लीनियर है। मैंने बोला कि लीनियरली हर कोई सोसाइटी इन स्टेजेस के थ्रू पास होती है, ऑगस्ट कॉम्ट। इसी तरह हम बात करेंगे स्पेंसर की, हर्बर्ट स्पेंसर। उसने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एवोल्यूशन। स्पेंसर सोशल एवोल्यूशन में उसने बोला है कि सोसाइटी पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। इसने बोला है सबसे पुरानी सोसाइटी जो है वो होती थी हेडलेस सोसाइटीज़, यानी सिंपल सोसाइटीज़, सिंपल विथआउट हेड, यानी ऐसी सोसाइटी जिनमें कोई हेड नहीं होता है, कोई किंग नहीं होता है। उसके बाद सोसाइटीज़ में आया सिंपल विद हेड, यानी सिंपल सोसाइटी थी बिल्कुल, लेकिन इसमें हेड भी था। हेड मीन्स बॉस, किंग। फिर उसके बाद आती है कंपाउंड सोसाइटीज़ लाइक ट्राइबल होल्स। उसके बाद आती है डबली कंपाउंडेड, जैसे एम्पायर्स, डबली कंपाउंडेड। और उसके बाद आता है 5th स्टेज, उसको बोलते हैं ट्रिपली कंपाउंडेड, जिस तरह हमारे आजकल के नेशन स्टेट्स हैं, ट्रिपली कंपाउंडेड। So these are the different stages through which society passes, and each and every society passes through these stages according to Herbert Spencer। और लास्ट में now we are heading towards ethical society। ethical society, इस तरह सोसाइटीज इवॉल्व होती है। एल.एच. मॉर्गन, लुई यानी लुइस हेनरी मॉर्गन, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उसने बोला है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी पासेस फ्रॉम सेवेजरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इन पे पूछे जाते हैं। फ्रॉम सेवेजरी टू बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन, बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, ओके। इसी तरह E.B. टाइलर, एडवर्ड ब्रूनो टाइलर, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ऑन द बेस ऑफ रिलीजियस नॉलेज, on the base of religion he says society passes from animism यानी belief in soul worship to polytheism, theism to monotheism। यानी सबसे पुरानी सोसाइटी जो थी उनमें स्पिरिट्स की वर्शिप होती है। अभी भी अगर आप देखोगे आजकल ट्राइबल सोसाइटीज, उनमें एनिमा यानी एनिमिज्म होता है, सोल वर्शिप होता है। उसके बाद सोसाइटी जब इवॉल्व होती है तो उनमें डिफरेंट गॉड्स होती हैं, उनको बोलते हैं पॉलीथीज्म। और लास्ट में जो सोसाइटीज़ होती है वो वननेस ऑफ गॉड पे बिलीव करती है, उसको बोलते हैं मोनोथीज्म। सो अगर आप देखोगे दीज आर द डिफरेंट एवोल्यूशनरी थेरीज कि सोसाइटीज पास थ्रू वन स्टेज टू अनदर स्टेज। इसी तरह आप ऐड कर सकते हो इसमें अमील दरखाइम, उसने बोला है कि सोसाइटीज पास फ्रॉम सोसाइटी हैविंग लो डिवीजन ऑफ लेबर टू सोसाइटीज हैविंग हाई डिवीजन ऑफ लेबर। इस लो डिवीजन ऑफ लेबर को उसने बोला ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इसको उसने बोला मैकेनिकल सॉलिडारिटी, यानी सोसाइटीज पास फ्रॉम मैकेनिकल सॉलिडारिटी टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। मैकेनिकल में क्या होता है कि हर कोई इंसान जो भी होते हैं लोग सोसाइटी में वो मिलजुल के काम करते हैं, यानी डूइंग लाइक थिंग्स टुगेदर। बट इन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी मीन्स यूनिटी। जो सोसाइटी में ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होती है उसमें होती है इंटरडिपेंडेंस। आप अगर कोई काम करते हो वो उस काम का फ़ायदा दूसरे लोगों को पहुंचता है। फॉर एग्जांपल यू आर ए ब्यूरोक्रेट और यू आर ए टीचर और यू आर एन इंजीनियर, तो आप लोगों के लिए काम करते हो,
फॉर एग्जाम्पल यू आर टीचर, आप लोगों को पढ़ाते हो तो आप किसी गरीब के बेटे को भी पढ़ाओगे। फॉर एग्जाम्पल बार्बर के बेटे को पढ़ाते हो तो बार्बर को आप एजुकेशनल सर्विसेज देते हो, वो बार्बर आपके बाल काटता है। सो यू आर डिपेंडेंट ऑन बार्बर, बार्बर इज डिपेंडेंट ऑन यू। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। इसी तरह कार्ल मार्क्स, इसकी थ्योरी भी एवोल्यूशनरी है। कार्ल मार्क्स यानी इसने बोला है सबसे पहले सोसाइटी में हुआ करता था प्रिमिटिव कम्युनिज्म, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। उसके बाद सोसाइटी में आया एंशिएंट सोसाइटी। देखिए डिफरेंट स्टेजेस क्या थी। एंशिएंट सोसाइटी जिसमें मास्टर स्लेव्स हुआ करते थे। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में सब लोगों को एक्सेस था टू द कम्युनल रिसोर्सेज, लैंड वाज कलेक्टिवली ओन्ड, फॉरेस्ट्स वेर कलेक्टिवली ओन्ड, सब कुछ कलेक्टिवली ओन्ड था। उसके बाद एंशिएंट सोसाइटी में ग्रुप्स बने, फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स एंड स्लेव्स। उसके बाद आई फ्यूडल सोसाइटी, इसमें ग्रुप्स बने, वो एस्टेट्स बने, क्लर्जी, नोबिलिटी, कॉमनर्स। उसके बाद सोसाइटी बनी कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। इसमें बुर्जुआ आया, प्रोलेटारियत आया, बुर्जुआज एंड प्रोलेटारियत यानी कैपिटलिस्ट्स एंड वर्कर्स। अब ये बोलता है सोसाइटी विल गो टू सोशलिज्म एंड अल्टीमेटली देयर विल बी फ्यूचर कम्युनिज्म, यानी वी आर गोइंग बैक टू द सोसाइटी विच विल बी क्लासलेस, विच विल बी स्टेटलेस। उस सोसाइटी को बोलता है फ्यूचर कम्युनिज्म यानी कम्युनिस्ट सोसाइटी। वाइल ये कम्युनिस्ट है, कम्युनलिस्ट नहीं है। कम्युनिस्ट मीन्स वेयर देयर विल बी कम्युनल ओनरशिप ऑफ फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लैंड, फैक्ट्रीज, हर कोई इनको ओन करेगा, ठीक है। सो ये वाला अप्रोच जो है चीज़ों को देखने का, इसको बोलते हैं एवोल्यूशनरी अप्रोच या एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। फाइन। नेक्स्ट स्टेज हमने क्या बात की, फंक्शनलिज्म। ओके, ये भी एक पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का, फंक्शनलिज्म। यानी फंक्शनलिस्ट जो है वो हर किसी चीज़ को देखते हैं थ्रू द फंक्शनल लेंस। जो भी चीज़ सोसाइटी में है वो बोलते हैं फंक्शनल है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म। एवरी आइटम इन द सोसाइटी इज फंक्शनल। उनको बोलते हैं फैमिली, बोलता है फंक्शनल है। उनको बोलते हैं रिलीजन, बोलते हैं फंक्शनल है, ठीक है। फैमिली कैसे फंक्शनल है, अकॉर्डिंग टू टैलकार्ट पार्सन्स। टैलकार्ट पार्सन्स जो है ये भी फंक्शनलिस्ट है। ही सेज फैमिली एक्ट्स एज एन एजेंसी ऑफ अडल्ट पर्सनैलिटी स्टेबलाइजेशन एंड प्राइमरी सोशलाइजेशन। बच्चे को पढ़ाया जाता है और बड़ों को इमोशनल सपोर्ट देती है फैमिली। सो फैमिली इज फंक्शनल। रिलीजन अकॉर्डिंग टू अमील दरखीम इज ऑल्सो ए फंक्शनल। ही सेज फंक्शनलिस्ट है वो बोलता है रिलीजन जो है इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। इट गिव्स सॉलिडेरिटी, इससे यूनिटी आती है सोसाइटी में। जब सब लोग एक ही गॉड को वर्शिप करते हैं तो सोसाइटी में वो एक दूसरे को अपना भाई समझते हैं, तो सोसाइटी में यूनिटी आती है। अकॉर्डिंग टू अमील दरखीम, रिलीजन इज फंक्शनल बिकॉज इट एक्ट्स एज एन एजेंसी ऑफ सॉलिडेरिटी एंड सोशल कंट्रोल, ठीक है। इसी तरह स्ट्रैटिफिकेशन, जो सोसाइटी में ग्रुप्स बने हैं, तो क्या ये ग्रुप्स फंक्शनल है, बोलते बिल्कुल फंक्शनल है। क्यों फंक्शनल है, क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत करते हो, आप अभी पढ़ाई करते हो, इस पढ़ाई का तो कोई फल मिलना चाहिए ना। कल को आप बनोगे लेक्चरर, आपकी तनख्वाह होगी 1 लाख रुपए, तो क्यों आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी जबकि दूसरा बंदा जो है उसको ये सब रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपने मेहनत की है। तो इसलिए बोलते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन, जो सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, अमीर है, गरीब है, ये सब अच्छा है। इट इज़ फंक्शनल फॉर द सोसाइटी। क्यों, ताकि लोग मेहनत करें, जो लोग मेहनत करेंगे उनको अपर क्लास में डालेंगे, जो लोग मेहनत नहीं करेंगे वो लोअर क्लास में रहते हैं। सो स्ट्रैटिफिकेशन इज ऑल्सो फंक्शनल, ठीक है ना। अब फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के आगे निकल के आते हैं दो सब ब्रांड्स। एक को बोलते हैं साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म, PSYCHOLOGICL, ओके, साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म। इसका फादर जो है वो है, याद नाम रखना, ब्रोनिस्लाव मेलिनोवस्की। मेलिनोवस्की बोलता है कि जो कल्चर है, इसकी मेन स्टडी कल्चर पे है। बोलता है कल्चर इज फंक्शनल। इसने स्टडी की अमंग ट्रोब्रिएंडर्स, एक आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया के आसपास, न्यू गिनिया में, उसको बोलते हैं ट्रोबरी एंड आइलैंड। तो जो लोग उस पर रहते हैं उसको बोलते हैं ट्रोबरी एंड आइलैंड, इतना नाम है, ट्रोबरी एंड आइलैंड। जो वहाँ रहते हैं उनको बोलते हैं ट्रोब्रिएंडर्स। इनके बीच में इसने स्टडी की और इसने देखा कि इनके जो कल्चरल आइटम्स हैं, कल्चरल ट्रेड्स हैं, वो फंक्शनल है। इसीलिए वो कल्चरल ट्रेड्स क्या करते हैं, परसिस्ट करते हैं। इसलिए इन्होंने देखा इसमें ये लोग मैजिक करते हैं, तो मैजिक जो है वो इन लोगों के लिए एक्ट करता है एज एन एंग्जाइटी रिलीविंग मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बड़ी दुखी होते हो, परेशान होते हो, तो आप वर्शिप करते हो, पूजा करते हो, नमाज पढ़ते हो, तो उससे क्या मिलता है आपको, उससे आपकी दुख दर्द टेम्पोरेरली कम हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म, यानी जो कल्चर है, मैजिक है, रिलीजन है, ये आपकी साइकोलॉजिकली फंक्शनल है आपके लिए जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, उसको रिलीव करते हैं, उसमें आपको राहत देते हैं,
आपके दुख दर्द को कम करते हैं। सेकंड ब्रांच जो है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, यानी जो सोशल स्ट्रक्चर है वो फंक्शनल है इंडिविजुअल के लिए भी और पूरे सोसाइटी के लिए भी, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है इसका जो मेन प्रपोनेंटर है उसका नाम है A.R. रैडक्लिफ ब्राउन। रैडक्लिफ ब्राउन, इसने स्टडीज़ भी की है, इंडिया में भी स्टडी की है इसने अमंग ग्रेट अंडमानीज ट्राइब। नाम बस ग्रेट है उनका नंबर कुछ 50-60 अंडमानीज ट्राइब, इनमें इसने स्टडी की और इसने यहाँ पे दिखाया कि जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर मीन्स पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, वो स्ट्रक्चर फंक्शनल है, ठीक है, फॉर द इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर सोसाइटी एज ए होल। तो ये वाला पर्सपेक्टिव जो है इसको बोलते हैं फंक्शनलिज्म। फिर उभर के आता है नया पर्सपेक्टिव जिसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। मैं आपको बस हाइलाइट्स बता रहा हूँ, आगे डिटेल में पढ़ना है हमने इन सब थिंकर्स को। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, ये बिलीव करते हैं इन कॉन्ट्राडिक्शन, बोलते हैं सोसाइटी में सब सही नहीं है, हर किसी चीज़ में कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब एंटागनिज्म, ये टर्म्स याद रख लो, एंटागनिज्म। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रैटिफिकेशन, जो अभी फंक्शनलिस्ट ने बोला था स्ट्रैटिफिकेशन इज फंक्शनल बिकॉज इट हेल्प्स इन इफेक्टिव रोल एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस, इट ensures rewards for the talent, for hard work। उन सब चीज़ों को स्ट्रैटिफिकेशन के थ्रू फ़ायदा मिलता है। जो इंसान मेहनत करेगा वो अपर क्लास में चला जाएगा, जो नहीं करेगा वो नीचे रहेगा। लेकिन ये बोलते हैं कि जो स्ट्रैटिफिकेशन है इसकी वजह से डिफरेंट क्लासेस बनती है, और ये जो क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल क्लासेस तो बहुत सारी है, लेकिन ये बोलता है अल्टीमेटली सोसाइटी में दो ही क्लास रहेंगे। जैसे कैपिटलिज्म में देयर वाज बुर्जुआ हो गए कैपिटलिस्ट्स, और वर्कर्स हो गए आपके प्रोलेतारियत वर्कर्स। बोलता है जो कैपिटलिस्ट्स हैं ये इन वर्कर्स को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर स्ट्रैटिफिकेशन जो है ये डिसफंक्शनल है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट हमें दिखता है, ठीक है। इसी तरह फैमिली है, बोलता है फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों? क्योंकि औरतों को ज़्यादा काम करना पड़ता है, औरतों को एक्सक्लूड किया जाता है पब्लिक स्फीयर से, घर में उनको डोमेस्टिक काम में लगाया जाता है। मर्द के लिए अलग काम है, औरत के लिए अलग काम है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल फैमिली में देयर इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, बोलते हैं इसको सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो फैमिली भी फंक्शनल नहीं है, फैमिली में भी कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। रिलीजन, बोलता है व्हाट इज रिलीजन, बोलता है रिलीजन जो है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, मेन प्रपोनेंटर जो इस पर्सपेक्टिव का है वो है कार्ल मार्क्स ने बोला कि जो रिलीजन है इट इज़ द सोल ऑफ द हार्टलेस वर्ल्ड, इज द साई ऑफ एन एंग्विश क्रिएचर एंड ओपिएट ऑफ द मासेस। बोलता है रिलीजन जो है एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है। बोलता है रिलीजन जो है ये इन्हीं अपर क्लासेस को यानी कैपिटलिस्ट्स को मदद करता है। कैसे? जब वर्कर को एक्सप्लॉइट करता है कैपिटलिस्ट, उसको कम पैसे देता है, उसको डीह्यूमनाइजिंग कंडीशंस में काम कराता है, तो ये वर्कर को चाहिए कि वो इस कैपिटलिस्ट के खिलाफ रेवोल्यूशन छेड़ दे, आंदोलन छेड़ दे। लेकिन ये वर्कर बोलता है चलो यार क्या ही करे, जाता है पूजा करता है, उस पूजा की वजह से या नमाज पढ़ता है, वर्शिप करता है, उसकी वजह से इसका जो दुख है, दर्द है, वो कम हो जाता है, ठीक है। सो रिलीजन जो है ये कैपिटलिस्ट्स को ही मदद करता है। सो देयरफॉर रिलीजन इज ए फॉल्स कॉन्शियसनेस, यानी रिलीजन जो है इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं। फैमिली को देखते हैं, मैरिज को देखते हैं। जैसे मैरिज है, ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट बोलते हैं कि जो मैरिज है ये विमेन के करियर को वहीं पे फुल स्टॉप लगा देता है, जबकि मर्द जो है वो अपने करियर को परस्यू कर सकता है, विमेन जो है उनके लिए नुकसान है शादी में। तो हर किसी चीज़ में वो नेगेटिव चीज़ ढूंढते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। देयरफॉर दिस पर्सपेक्टिव इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, जिसका मेन प्रोपोनेंटर कार्ल मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद क्या बच रहा है हमारा नया? ओके, पॉजिटिविज्म हो गया, क्लासिकल फंक्शनलिज्म हो गया। जो अभी फंक्शनलिज्म में बात कर रहा था वो क्लासिकली है। एवोल्यूशनरी हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ओके, इंटरप्रिटेटिव, इसको बोलते हैं सोशल एक्शन अप्रोच। सो फिफ्थ इज इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच। ये जो इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच है ये बोलता है कि हमें सोशल स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सोशल एक्शन पे ध्यान देना चाहिए। यानी वी शुड नॉट लुक एट द स्ट्रक्चर, बाहर से चीज़ों को मत देखो, अंदर झांकने की कोशिश करो। सोशल एक्शन जो है, एक्ट का मतलब है मीनिंगफुल बिहेवियर। तो इस बिहेवियर को समझने की कोशिश करो कि कोई इंसान कोई काम क्यों करता है,
कोई इंसान कोई काम क्यों करता है, जो एक्शन करता है इंसान क्यों करता है। सोशल एक्शन की दो चीज़ें हैं, याद रखना। एक्शन मीन्स मीनिंगफुल बिहेवियर, अगर आप कोई काम करते हो ना तो उसका कोई मकसद होता है। सो एक्शन मीन्स मीनिंगफुल बिहेवियर, और एक्शन इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर्स, ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर्स, यानी जब तक दूसरा इंसान इन्वॉल्व नहीं हो उसको एक्शन नहीं बोलेंगे हम, ठीक है ना। तो कोई इंसान कोई काम क्यों करता है, बोलता है वी शुड गो फॉर अंडरस्टैंडिंग, वी शुड इंटरप्रेट द मीनिंग्स, अंडरलाइंग मीनिंग्स। कोई इंसान कोई काम क्यों करता है, उन मीनिंग्स को समझना है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरप्रेटिविस्ट। वी हैव टू इंटरप्रेट द मीनिंग्स। वो कैसे करोगे, बाई प्लेसिंग वन सेल्फ इन एक्टर्स प्लेस। कोई इंसान ने चोरी की, तो क्यों चोरी की, जब आप अपने आप को, आपको लगेगा कि गलत काम किया, आप अपने आप को उसकी जगह पे खड़ा करो ना, उसकी माँ घर में भूखी है इसलिए चोरी की है। तो जब आप मीनिंग को इंटरप्रेट करोगे कि उस इंसान ने चोरी क्यों की, तभी जाके आप डिसाइड करोगे इसने काम सही किया है या गलत किया है। सो वी हैव टू इंटरप्रेट द अंडरलाइंग मीनिंग्स, वी डोंट हैव टू लुक एट द थिंग्स सुपरफिशियली। बाहर बाहर से चीज़ों को, स्ट्रक्चर को मत देखो, अंदर झांक के देखो। तो उसके लिए इस इंटरप्रेटिविस्ट का जो मेन प्रोपाउंडर है उसको बोलते हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर वॉज द मेन प्रोपाउंडर ऑफ दिस इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच। आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यही इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच जो है इसको नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच भी बोलते हैं, क्योंकि पॉजिटिविज्म बोलता था कि बाहर बाहर से देख लो, जो दिखेगा उसके बेसिस पे लॉज बना लो, उस लॉज की नॉलेज यूज कर लो टू कंट्रोल सोसाइटी। लेकिन ये बोलते हैं नहीं, पॉजिटिविज्म जो है, सोशियोलॉजी कांट बी ए पॉजिटिविस्ट साइंस, सोशियोलॉजी में नॉन पॉजिटिविज्म चलेगा। इसको एंटी पॉजिटिविस्ट अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए नॉन पॉजिटिविज्म जो है फिर आगे जाके इसमें डिफरेंट ब्रांचेस निकल के आ गए। इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच या इंटरप्रिटेटिव अप्रोच भी बोलते हैं, इंटरप्रेटिविस्ट या इंटरप्रिटेटिव अप्रोच भी बोलते हैं इसको। इसके अलग से ब्रांच निकल के आ गई, लाइक फेनोमेनोलॉजी। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द फेनोमेना विच हैपन इन द सोसाइटी, विच ऑकर इन द सोसाइटी, इसीलिए इसको बोलते हैं फेनोमेनोलॉजी। और इसका जो मेन प्रोपाउंडर था वो था एडमंड हसरल। ये पहला ब्रांच है इसका, एडमंड हसरल। फिर यहां से पकड़ा एल्फ्रेड शूज ने, एल्फ्रेड शूज, SCHUTZ, टी साइलेंट है, शूज। इसी तरह दूसरा अप्रोच निकल के आ गया, उसको बोलते हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। यानी आप और मैं कैसे बात करते हैं, आप और मैं इंटरैक्ट कर रहे हैं अभी, सो वी गो फॉर इंटरैक्शन। एक्शन का मतलब क्या है, इट शुड बी मीनिंगफुल बिहेवियर। जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या बेमानी पढ़ा रहा हूँ, बेमतलब पढ़ा रहा हूँ, मीनिंगफुल तो है। और क्या खुद को पढ़ा रहा हूँ या वैक्यूम में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, सो इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर्स। ध्यान से समझो। सो इंटरैक्शन है, लेकिन इंटरैक्शन जो है मैं आपके साथ कर रहा हूँ किसी मीडियम के थ्रू कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, सिंबल्स के थ्रू। ये जो मैं आवाज़ निकल रही है ना, मेरी जो जुबान है, यानी जो मैं हिंदी में या इंग्लिश में आपसे बात कर रहा हूँ, दीज आर सिंबल्स। सो पीपल इंटरैक्ट थ्रू सिंबल्स। इस चीज़ को बोलते हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। और इसका जो बाप है, जो इसका फोर फादर है या फाउंडर है, उसका नाम था G.H. मीड। G.H. मीड बस बात छेड़ के गया, उसका स्टूडेंट था हर्बर्ट ब्लूमर। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर्बर्ट ब्लूमर, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, हु कॉइन्ड द टर्म सिंबॉलिक इंटरैक्शन, हर्बर्ट ब्लूमर। लेकिन कहाँ से उठाया इसने, सोशल बिहेवियरिज्म ऑफ G.H. मीड। G.H. मीड ने बात छेड़ी, अल्टीमेटली उसका स्टूडेंट हर्बर्ट ब्लूमर था, उसने इस पर्सपेक्टिव को फाइनलाइज किया। इसी तरह आगे निकल के आता है और एक अप्रोच, जिसको बोलते हैं एथनोमेथोडोलॉजी। एथनोमेथोडोलॉजी यानी लॉजी मीन्स स्टडी, व्हाट वी आर स्टडीइंग, एथनो मीन्स पीपल, मेथोडो मीन्स मेथड, द मेथड्स एम्प्लॉयड बाय पीपल टू मेक सेंस ऑफ देयर डेली लाइव्स इज कॉल्ड एथनोमेथोडोलॉजी। और इसका जो फोर फाउंडर है उसका नाम है हैरोल्ड गारफिंकल, अमेरिकन गारफिंकल। ये जो गारफिंकल है या मीड है या ब्लूमर है, ये दोनों अप्रोच अमेरिका में डेवलप हुए। उसको बोलते हैं शिकागो स्कूल। शिकागो यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक नया अप्रोच खड़ा किया, इसको बोलते हैं शिकागो यूनिवर्सिटी का शिकागो स्कूल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो फेनोमेनोलॉजी है, शूज, एडमंड हसल, ये थे यूरोपियन। फिर उसके बाद इनके दो फॉलोअर्स आगे बने, एक का नाम है पीटर बर्जर एंड थॉमस लकमैन। इन्होंने ही किताब लिखी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। एल्फ्रेड शूट्स ने किताब लिखी फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड, ठीक है।
तो आप शॉर्ट इसको, इस लेक्चर को, वीडियो को पॉज करके आप ये सारे नोट्स भी उतार सकते हो, किताबों का क्या नाम है। देन उसके बाद क्या बचा आपका, उसके बाद बचा इंटरप्रेटेटिविस्ट हो गया। ओके, नियो फंक्शनलिज्म या नियो एवोल्यूशनिज्म। देखिए जो गलतियां फंक्शनलिस्ट्स ने की, फंक्शनलिस्ट ने जो गलतियां की उनको सुधारने के लिए आ गया नियो फंक्शनलिज्म। इसमें दो चीज़ें आप याद रखना, रॉबर्ट के मर्टन, अमेरिकन रॉबर्ट के मर्टन, ये एक नियो फंक्शनलिस्ट है। या जेफरी चार्ल्स अलेक्जेंडर, वो भी हमने पढ़ना है आगे, जेफरी सी अलेक्जेंडर, ये भी एक नियो एवोल्यूशनिस्ट, नियो फंक्शनलिस्ट भी है और ये एक कल्चरल थियरिस्ट भी है। ये आगे हमें डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है, जब मैं आपको थियरीज पढ़ाऊंगा। थियरीज इन थॉट आपका नेक्स्ट टॉपिक है। ये देखिए यहाँ पे, ये अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी हाइलाइट्स दिखा रहा हूँ। ये देखो, कॉम्प्ट को पढ़ना है डिटेल में, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, देखिए लॉ ऑफ थ्री स्टेज, पॉजिटिविज्म, सोशल स्टैटिक्स, कार्ल मार्क्स को डिटेल में पढ़ना है, अमीर दरखाइम को डिटेल में पढ़ना है, मैक्स वेबर को डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद फंक्शनलिज्म एंड नियो फंक्शनलिज्म, देखो टेलकार्ट पार्सन, उसकी टीजीटी पढ़नी है, सोशल। रॉबर्ट मर्टन, ये देखो इसकी फंक्शन एनालिसिस पढ़नी है। जेफरी चार्ल्स अलेक्जेंडर, इसका नियो फंक्शनलिज्म पढ़ना है, ठीक है ना। ये देखो इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, इसको डिटेल में पढ़ना है। इंटरैक्शनिज्म, ड्रामाटर्जिकल अप्रोच, इंटरैक्शनिज्म है वेबर का, जीएच ब्लूमर का सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, सब लिखा है यहाँ पे। फेनोमेनोलॉजी, ये देखो एल्फ्रेड शूट्स, पीटर बर्जर, बताया था मैंने बर्जर है, थॉमस लकमन, एथनोमेथोडोलॉजी, हैरोल्ड गारफिंकल। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, गिडन्स, डेरिडा, फूको, मार्क्स का क्रिटिक, राब डेहरेनडॉर्फ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में आगे पढ़नी है, सो डोंट वरी, अभी मैं बस आपको थोड़े हाइलाइट्स दिखा रहा हूँ। ओके, उसके बाद आता है और एक अप्रोच जिसको हमने बोला था अभी, क्रिटिकल थियरिस्ट्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं बता रहा हूँ। क्रिटिकल थियरिस्ट, सॉरी सीधे लिखिएगा, क्रिटिकल थियरिस्ट जो है, इसको फ्रैंकफर्ट स्कूल भी बोलते हैं, जर्मनी में डेवलप हुआ फ्रैंकफर्ट स्कूल। इसको नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच भी बोलते हैं, फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, इसको नियो मार्क्सिस्ट भी बोलते हैं, नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच। इसके जो मेन प्रोपाउंडर्स है, नाम लिखता हूँ मैं, थियोडोर एडोर्नो, कभी कभार ये एरिया से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थियोडोर एडोर्नो, मैक्स होर्खीमर, वेरी गुड, हर्बर्ट मार्कूस, इसने किताब लिखी है वन डायमेंशनल मैन, जिसमें इसने एलिनेशन को हाईलाइट किया है, आगे पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त, आजकल अभी भी जिंदा है, जर्गन हैबरमास, वेरी गुड। देन जिगमंड बाउमैन, नाम याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी है लिक्विड मॉडर्निटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इन क्रिटिकल थियरिस्ट्स या नियो मार्क्सिस्ट ने मार्क्सिस्ट अप्रोच को मॉडिफाई करने की कोशिश की। उन्होंने मार्क्सिस्ट अप्रोच को ऐड किया कल्चरल पर्सपेक्टिव। इन्हें बोला कि मार्क्स की जो थ्योरी है वो यूनिवर्सल नहीं है, उस पर कुछ चेंजेस है, कुछ मॉडिफिकेशंस है, वो हमें करनी चाहिए। सो दे एडेड कल्चरल पर्सपेक्टिव टू द मार्क्सिस्ट थ्योरी, देयरफॉर इट बिकेम फ्रैंकफर्ट स्कूल, क्रिटिकल स्कूल या नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच। और एक नियो मार्क्सिस्ट है जिसने मार्क्स की थ्योरी को ऐड किया है, जो मार्क्स की थ्योरी है रिलेटेड टू कैपिटलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, उसका नाम है राब डेहरेनडॉर्फ। ये भी अमेरिकन है, डेहरेनडॉर्फ। बाकी जो मैंने नीचे 5-6 लिखे वो सारे जो है जर्मन है या यूरोपियन है, ठीक है। अब इसके बाद अप्रोच आता है पोस्ट मॉडर्निज्म, कि जिस सोसाइटी के बारे में जब मॉडर्निटी आई थी यूरोप में, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, अगर वो मॉडर्न सोसाइटी थी तो आज की सोसाइटी क्या है, पोस्ट मॉडर्न। सो इसमें पोस्ट मॉडर्न में अभी देखा हमने ऊपर, एंथनी गिडन्स अभी भी जिंदा है, एंथनी गिडन्स, इसका आइडिया ऑफ स्ट्रक्चरेशन। इसी तरह आपका पोस्ट मॉडर्न में एंथनी गिडन्स आएगा, मिचेल फूको, फ्रेंच है, फूको, ठीक है ना। इसी तरह पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, अगर वो टाइम पे जब A.R. रेडक्लिफ ब्राउन लिख रहा था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सोशल स्ट्रक्चर, हर्बर्ट स्पेंसर ने बात की है, तो आजकल क्या ज़माना है, वो स्ट्रक्चर तो पुराना हो चुका है, हम उस क्लासिकल स्ट्रक्चरलिज्म से निकल के पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में पहुंच चुके हैं। इसका हो गया आपका जैकस डेरिडा का कॉन्सेप्ट है डीकंस्ट्रक्शन,
डेरिडा, ठीक है ना, या इस फूको को भी आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है, या स्ट्रक्चरेशन ऑफ एंथनी गिडन्स वो भी आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। सो ये जो एंथनी गिडन्स है या मिचेल फूको है या जैकस डेरिडा है, ठीक है, राल्फ डैरेनडॉर्फ है, ये सारे थिंकर्स जो है इनको हम लेबल करते हैं एज पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट। सो देयरफॉर इन सोशियोलॉजी देयर आर मल्टीपल ट्रूथ्स। सोशियोलॉजी में कोई एक ट्रूथ नहीं है। सोसाइटी में जो पार्ट्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो सिर्फ फंक्शनल नहीं है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट भी दिखता है। सोसाइटी एवोल्यूशनरी भी है, ठीक है ना। सोसाइटी में इंटरएक्शन भी होता है, इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी भी है, ठीक है, पॉजिटिविज्म भी है। तो बोलने का गर्ज है कि ये जो सारे अप्रोचेस हैं, चाहे क्लासिकल ट्रेडिशन है, पॉजिटिविज्म, कॉन्फ्लिक्ट, ये देखिए ना आप ऐसे ऐसे टिक करके बता रहा हूँ मैं, पॉजिटिविज्म, कॉन्फ्लिक्ट, मैं लिखता हूँ पी मतलब पॉजिटिविस्ट, कार्ल मार्क्स, ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ये एवोल्यूशनरी भी था क्योंकि इसने बोले 6 स्टेजेस, परमिटिव कम्युनिज्म, उसके बाद एंशिएंट सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। एमील दरखाइम ये पॉजिटिविस्ट भी था, फंक्शनलिस्ट भी था, थोड़ा इसने एवोल्यूशनरी का भी टच दिया है खुद को। मैक्स वेबर इंटरप्रेटेटिविस्ट भी था, ठीक है, एवोल्यूशनरी तो नहीं था, फंक्शनल नहीं था। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट था, कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट भी है, इंटरप्रेटेटिविस्ट भी है, ठीक है ना। टेलकॉट पार्सन्स, इसने माइक्रो मैक्रो वेव्स दोनों को मर्ज किया है। सो ही इज नियो फंक्शनलिस्ट एंड नियो एवोल्यूशनिस्ट। रॉबर्ट मॉर्टन नियो फंक्शनलिस्ट। जे अलेक्जेंडर नियो फंक्शनलिस्ट तो है ही, उसके साथ साथ कल्चरल थियरिस्ट भी है। अब इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव देखिए, G.H. मीड सोशल साइकोलॉजिस्ट, सोशल PSY साइकोलॉजिस्ट। हर्बर्ट ब्लूमर, इसने अप्रोच किया सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट, ये था सोशल साइकोलॉजिस्ट, इसका स्टूडेंट बना सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट। ड्रामाटर्जिकल अप्रोच इरविंग गॉफमैन। समझाने को तो इसमें बहुत कुछ है समझाने को, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फैक्ट पे। ड्रामाटर्जिकल अप्रोच किसने दिया है? अगर आपको कम ही अंडरस्टैंडिंग है कि ड्रामाटर्जिकल अप्रोच होता क्या है वो चलेगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि किसने दिया है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा हु इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ ड्रामाटर्जिकल अप्रोच, हु पुट फॉरवर्ड द इंटरैक्शनिस्ट थियरी, इंटरैक्शनिज्म, इंटरप्रेटेटिविस्ट सोशियोलॉजी, इंटरैक्टिव सोशियोलॉजी, मैक्स वेबर। फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच एल्फ्रेड शूट्स, इंटरप्रेटेटिविस्ट भी था, इंटरैक्शनिस्ट था। पीटर बर्जर, थॉमस लॉकमैन, ये भी इंटरप्रेटिव, इसी का तो ब्रांच निकला फेनोमेनोलॉजी। एथनोमेथोडोलॉजी शिकागो स्कूल, सिंबॉलिक इंटरैक्शन से ही निकला है। सो सिंबॉलिक इंटरैक्शन से निकला है एथनोमेथोडोलॉजी। स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या पोस्ट मॉडर्निटी, जो बिलीव करते हैं मल्टीपल ट्रूथ्स पे, एंथनी गिडन्स, जैकस डेरिडा, मिचेल फूको, ठीक है ना। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें इन योर टॉपिक अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सो दीज आर डिफरेंट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा है आपके रिविजन के लिए। देखिए, so we have positivism, we have evolutionism, we have classical functionalism, we have classical structuralism या social structure approach, we have interpretativist या interactionist approach, we have conflict approach, we have neo-functionalism, we have neo-evolutionism, we have neo-Marxist approach, we have critical theory approach, we have post-modernity approach, we have post-structural approach. So these are different perspectives in understanding sociology. होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके चलाना, और इसमें जो मैंने किताबों के नाम या थिंकर्स के नाम अच्छे से नोट्स उतार देना। बिलीव मी, इसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक में। ये और भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, आगे जाके इसकी और एक्सप्लेनेशंस और इसके और इस टॉपिक में क्लियरिटी हमें आएगी। सो आई थैंक यू ऑल, काइंडली सब्सक्राइब एंड रजिस्टर आवर कोर्स। ऑलरेडी हमारी जो लेक्चर सीरीज वो स्टार्ट हो चुकी है। दिस इज द सेकंड टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड इट। और इसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज को भी सब्सक्राइब कीजिए, रजिस्टर कीजिए उसमें, एंड टेक बेनिफिट्स ऑफ आवर बैच जिसका नाम है सोशियोलॉजिक एट विंगसेक उड़ान। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।